हैं आप लोग। तो कल का चैप्टर हम लोग देखे करंट विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का अभी तक 3 चैप्टर हो चुका है। आज का जो क्लास होगा वो लास्ट क्लास होगा और आज का जो भी क्वेश्चन है वो करके उसका विद्युत धारा का चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद कल कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का। ठीक है, तो कल तक 35 क्वेश्चन हो चुका था। आज क्वेश्चन नंबर 36 है कि मेंज विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा कि इसका गलनांक निम्न होता है। गलनांक निम्न लेकिन प्रतिरोध इसका उच्च होता है। प्रतिरोध उसका उच्च होता है। तो ये आपको पता है कि जिसका प्रतिरोध, इसका मतलब है कि जिसका आर अगर हाई होगा तो आई उसका कम होगा। ठीक है, तो ये जब मतलब ये विद्युत का जो फ्यूज का जो तार होता है वह कैसे काम करता है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई भी अगर विद्युत का परिपथ है, विद्युत तार है, इसमें जितना तेज़ी में अगर आई जाएगा, विद्युत धारा जाएगा, ठीक है, उतना जल्दी वो गर्म हो जाएगा। तो दूसरा चीज़ ना जले, दूसरा इक्विपमेंट ना जले, उसके लिए क्या है, उसको गलनांक कम रखा जाता है कि अगर तार ज़्यादा हीट हुआ तो सबसे पहले फ्यूज का तार ही कट जाएगा, जिससे कि लाइन पूरा घर का चला जाएगा, पूरा मतलब ख़त्म हो जाएगा लाइन। तो जिससे और भी इक्विपमेंट जलने से बच जाएगा और तार जलने से बच जाएगा। इसलिए इसका गलनांक कम होता है और प्रतिरोध ऊंच होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। फ्यूज का सिद्धांत। तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव अभी बताया था ना, ऊष्मीय प्रभाव, तार गर्म हो जाएगा, गर्म होकर पिघल जाएगा, इसी सिद्धांत पर काम करता है फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है कि फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है। फिर से वही क्वेश्चन है। तो मैंने बताया था कि निम्न गलनांक होना चाहिए और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए ऑप्शन सी हम लोग का सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर के घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाली फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है वो कौन सी धातु की बनी होती है? वो तो है, आप लोग को पता है कि बता चुका हूँ कि वो कौन सी धातु का बना रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर है कि इसमें इसका फ्यूज का क्या क्या गुण होता है। तो उसका गलनांक कम होना चाहिए, उसके बाद उसका प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। ये दोनों चीज़ अभी पीछे में डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर कि हैलोजन लैंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु का होता है। तो एक चीज़ ये जानिए कि जैसे कि जो भी हैलोजन लैंप होता है कैसा है। जैसे अभी नहीं, अभी तो एलईडी आ गया है। जो भी स्ट्रीट लाइट्स होता है, जो मतलब रोड के किनारे जो भी लाइट लगे होते हैं, अभी तो एलईडी सरकार लगा रही है क्योंकि वहाँ पे बिजली की खपत कम होती है उसमें। लेकिन अभी से कुछ साल पहले, हमको लगता है 10 साल पहले लगभग, तो स्ट्रीट लाइट्स में टंगस्टन और सोडियम का यूज होता था। तो सोडियम का इसलिए यूज होता था क्योंकि वो पीला लाइट वो देता था। ठीक है, और उसके अंदर जो भी एलिमेंट का यूज होता था, ये दोनों को मिला के किया जाता था, टंगस्टन और सोडियम का। तो इसको देखते हुए इसका ऑप्शन सी होगा कि हैलोजन लैंप का तंतु कौन सा मिश्र धातु का बना रहता है? तो टंगस्टन और सोडियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो ये तो आप लोग को मैं बताया था कि अगर ये तार है, तार में अगर आई इधर से जा रहा है, उधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का अणु इसको रोकने की कोशिश करेगा, जिससे घर्षण होगा, घर्षण से ऊष्मा निकलेगा, जिससे तार गर्म हो जाएगा। तो ये तो कथन एक तो सही है। 2 नंबर कारण क्या बता रहे कि किस कारण से गर्म होता है? तो धातु अणुओं के पारस्परिक संगठन से ऊष्मा का मोचन होता है। तो ये तो गलत बात है। अब देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों सही है तो ये तो नहीं होगा। ए और आर दोनों सही, ये भी नहीं होगा। ए सही है परंतु आर गलती है। तो इसका 41 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 42 है, घरेलू विद्युत तार का स्थापना मूलतः किस श्रेणी में होता है या कैसे यूज होता है। तो आप लोग को बताया था कि श्रेणी क्रम क्या होता है। तो श्रेणी क्रम में तो हम लोग के घर में यूज नहीं होगा। ये बहुत अच्छा से मैं पिछला लेक्चर में बता चुका हूँ कि श्रेणी वाले में क्या होते हैं, समानांतर में क्या होता है। तो सीधा मैं अभी यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि घरेलू विद्युत तार स्थापना मूलतः समानांतर श्रेणी में होता है। ठीक है, क्यों होता है, इसका क्यों जानने के लिए आप पीछे का लेक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 43 नंबर कि घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार क्या होता है। तो आप लोग को पता है कि 3 तरह का तार होता है। एक होता है रेड होता है, एक होता है ब्लैक होता है, एक होता है ग्रीन। 3 तरह का तार होता है। ये रेड हो गया, एक हो गया ब्लैक हो गया सेकंड वाला, और एक होता है ग्रीन होता है। रेड वाले तार क्या होता है, मेन लाइन होता है। ये मेन होता है, मतलब फेज लाइन इसको भी बोला जाता है, मेन या फेज इसको तार बोला जाएगा। ब्लैक क्या होता है, तो ब्लैक उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है ये। और ग्रीन क्या होता है, तो ग्रीन ये अर्थ इससे लिया जाता है, यानी कि ये अर्थ, इसको हिंदी में क्या कहा जाएगा, मतलब ये ज़मीन से, मतलब ये ज़मीन में चला जाता है इसका। तो 43 नंबर है कि घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण। तो अभी मैंने पढ़ा है कि काले रंग का तार क्या क्या बताता है, तो उदासीन तार, इसका सी हो जाएगा। और ग्रीन क्या, आधार को दर्शाता है। और रेड मेन लाइन होता है। क्वेश्चन है 44 है कि मानव शरीर शुष्क यानी कि ड्राई के विद्युत प्रतिरोध का परिमाण का कोटि क्या है। तो इसका हो जाएगा 10⁻⁶। इसमें प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा। आपको बताया था कि जब प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा तो आई कम होगा। ठीक है, यानी कि जब शरीर हम लोग का सूखा हुआ रहेगा तो करंट जो है कम लगेगा, विद्युत धारा कम आएगा उसमें, क्योंकि प्रतिरोध ज़्यादा रहता है। तो 10⁻⁶ होगा। लेकिन अगर बोल दिया जाए वही यहीं पर वेट, यानी कि भींगा हुआ अगर शरीर हो, तो हमारे शरीर का प्रतिरोध 10⁻2 हो जाएगा। ठीक है, 10⁻2 हो जाएगा, यानी कि प्रतिरोध घट गया, तो अब करंट हम लोग को ज़्यादा लग सकता है अगर शरीर भींगा हुआ हो। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया कि अगर शुष्क हो तो 10⁻⁶ ओम प्रतिरोध रहेगा, अगर भींगा हुआ शरीर हो तो 10⁻2 ओम होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर कि सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है। ये आप लोग को कल का क्लास में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, आर्गन के साथ मरकरी वेपर भरा जाता है। मरकरी को वाष्प रूप में करके और आर्गन के साथ उसको डाला जाता है ट्यूबलाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 46 है कि CFL का पूर्ण रूप क्या होता है। तो CFL का पूर्ण रूप होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। ये याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। उसका नेक्स्ट है 47 है, कथन ए है कि लाइट एमिटिंग डायोड LED का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लाइट एमिटिंग डायोड LED लैंप कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप जिसको CFL LED CFL की तुलना में अधिक लंबी सेवा प्रदान करता है। क्या लगता है ये सही बात है, क्योंकि अब अभी मार्केट में क्या LED ही चल रहा है। CFL तो लगभग ख़त्म ही हो चुका है। तो CFL जल्द फ्यूज हो जाता है, फिर उसको बनाओ ये करो, इसलिए अब LED आ चुका है। तो LED ज़्यादा लंबा समय तक चलता है। तो कथन ये तो सही है। कथन आर है कि LED लैंप कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष करते हैं। तो ये तो गलत है। इसको देखते हुए कौन सा सही होगा, इसका सी ऑप्शन सही होगा। सी इसमें दिया नहीं है, ये 1 मिनट, इसका ऑप्शन ए ही होगा, क्योंकि कथन ए और कारण दोनों सत्य है। ठीक है, कारण आर ए का सही स्पष्टीकरण करते हैं। यहाँ पर नहीं होगा। इसका ये हुआ कि मतलब ये अधिक ऊर्जा दक्ष करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जी डायोड OLED होता क्या है। जैसे आप लोग को पता है कि पहले एक बड़ा सा टीवी आता था जो पीछे से उसका मतलब ज़्यादा भाग निकला हुआ रहता था। उसके बाद LCD आया, उसके बाद LED आया। तो ये सब डिस्प्ले का ही रूप है। और इसी LED के बाद OLED आया है। ठीक है, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म होता है, का उपयोग बहुत से साधनों में अंकीय दर्शन, इसका इंग्लिश में बोला जाए कि डिजिटल डिस्प्ले सर्जित करने के लिए किया जाता है। द्रव क्रिस्टल प्रदर्शों की तुलना में OLED प्रदर्श किस प्रकार लाभकारी है। ठीक है,
यहाँ पे द्रव क्रिस्टल प्रदर्शो यानी कि इसको एलसीडी बोला जाता है कि एलसीडी से कैसे अच्छा एलईडी है, उसका लाभ आप बताइए। तो ऑप्शन ए है कि ओएलईडी प्रदर्श यानी कि प्रदर्श को इंग्लिश में स्क्रीन बोला जाएगा, नम्य प्लास्टिक अवस्तरों का संचालित होता है, ये सही बात है। ठीक है, ओएलईडी का प्रयोग वस्त्र में अंतःस्थापित उपरिवेलनीय प्रदर्श रोल्ड अप डिस्प्ले के रूप में बनाया जाता है, तो ये सही बात है। अभी बहुत सारा मोबाइल में भी ये यूज होने लगा है, पहले ये लैपटॉप में आया था ओएलईडी स्क्रीन, अब मोबाइल में भी आ गया रोल्ड अप स्क्रीन। ठीक है, 3 नंबर है कि ओएलईडी के प्रयोग से पारदर्शी प्रदर्श संभव है, ये भी सही है। तो इसको देखते हुए ऑप्शन इसका सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है, फ्लोरेसेंट ट्यूब प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। ये अभी पीछे क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है कि मरकरी और नियोन भरा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 50 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरेसेंट ट्यूब को अधिमान प्रीफर दिया जाता है, क्योंकि तो फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट आप लोग देखे होंगे, उसको ये बोला जाता है फ्लोरेसेंट ट्यूब, और विद्युत बल्ब जो पीला वाला बल्ब जो जलता है। तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हम लोग वो बल्ब को हटा के और ट्यूबलाइट को यूज करने लगे, क्यों। तो ये बता देता हूँ कि अगर बिजली इसमें जा रहा है, बिजली हम लोग प्रवाहित करते हैं, तो बिजली का 5% ही ये हम लोग को प्रकाश के रूप में देता है। ठीक है, लेकिन वही फ्लोरेसेंट ट्यूब यानी ट्यूबलाइट 22% हम लोग को विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करके प्रकाश ऊर्जा में देता है, इसलिए हम लोग ये फ्लोरेसेंट ट्यूब को यूज करते थे। तो अब ऑप्शन ए है कि इसमें प्रकाश प्रकाशित विकिरण करने हेतु अधिक बाह्य सतह। ये कहने का मतलब क्वेश्चन है कि अगर ये ट्यूबलाइट बड़ा होता है उसके कारण ज़्यादा लाइट देता है, तो ये तो गलत बात है, क्योंकि ये ज़्यादा प्रकाश परिवर्तित करता है इसलिए ज़्यादा लाइट देता है। ऑप्शन बी है कि वोल्टेज के उतार चढ़ाव का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है, तो ये गलत बात है, क्योंकि अगर वोल्टेज कम होगा तो ये भी डिम हो जाएगा ट्यूबलाइट भी। ऑप्शन सी है कि ट्यूब में इलेक्ट्रिक ऊर्जा लगभग पूर्ण रूप से प्रकाश में परिवर्तित होती है, तो ये भी गलती है, क्योंकि 22% ही करता है, 100% तो नहीं करता है 100%। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा किया जाता है। तो तंतु को गर्म करके, क्योंकि जो बल्ब होता है, एक ये बल्ब होता है, आपको कल पढ़ा चुका हूँ मैं, उसमें जो ये फिलामेंट होता है ये गर्म होता है तभी तो प्रकाश आता है ना बाहर। तो तंतु जब गर्म होगा तभी वाइट प्रकाश नली में से बाहर आता है। ठीक है, इसमें भी क्या क्या भरा जाता है पहले बता चुका है कि आर्गन गैस पारे के वाष्प के साथ विवर्तन प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो जाता है कि दोनों तंतुओं को गर्म करके, जैसे कि ये मरकरी ही है, मरकरी यानी कि ट्यूबलाइट, तो यहाँ पे 2 चीज़ लगा रहता है, आप लोग देखे होंगे कभी, ये दोनों गर्म होगा तभी जाके इसमें जो भी जैसे आर्गन और वाष्प पारे भरे जाते हैं, जिसके कारण लाइट बाहर आता है। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी हुई है। ऑक्सीजन तो भरा नहीं जाएगा, नहीं तो वो जो टंगस्टन होता है विद्युत बल्ब के अंदर वो तुरंत ऑक्सीकृत हो जाएगा, ऑक्सीकरण कर लेगा। वायु भरा नहीं जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं भरा, क्या क्या भरा जाता है, तो नाइट्रोजन भरा जा सकता है। ठीक है, और या तो आर्गन गैस भरा जा सकता है, ये सब भरा जाएगा। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिदीप्ति नलिका के साथ चोक असंजित होता है, चोक कुंडली क्या करता है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिदीप्ति नलिका के साथ चोक असंजित होता है, तो चोक कुंडली क्या करता है, तो लाइन वोल्टता बढ़ाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है CFL और LED लैंप में क्या अंतर है। 1 नंबर पढ़ते हैं, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारा वाष्प और संदीप्त का प्रयोग होता है, सही बात है, जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग होता है, ये बिल्कुल सही है। 2 नंबर है कि CFL की औसत जीवन अवधि LED की लैंप से बहुत अधिक होती है, तो ये तो गलत है, क्योंकि पीछे हम लोग ने पढ़ा है कि CFL बहुत कम समय तक चलता था, उससे ज़्यादा चलता है LED। 3 नंबर है LED की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है, ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है, इसका मतलब सी नंबर आंसर इसका सही है।
55 नंबर क्वेश्चन है कि एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगा। तो आप लोग को पता है कि P बराबर V इंटू आई होता है, वी आई होता है। V को अगर 2V बोल रहा है कि यहाँ पर विभवांतर को 2 गुना भी बढ़ा दिया जाए और विद्युत धारा को भी 2 गुना कर दिया जाए यानी कि 2I, तो ये 4VI हो जाएगा। देख रहे हैं, तो P बराबर VI है, तो VI की जगह पर मैं P रख सकता हूँ, तो 4P यानी कि P का 4 गुना हो गया ये। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कहाँ पे बी है, इसका आंसर हो जाएगा कि विद्युत शक्ति पर क्या असर पड़ेगा, तो विद्युत शक्ति 4 गुना हो जाएगा। अगर विद्युत धारा को 2 गुना और विभवांतर को 2 गुना बढ़ा रहे हैं तो विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर है, 2 तारों की लंबाई, व्यास और प्रतिरोधकता सभी 1:2 के अनुपात में है। अगर पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो आप लोग को एक फार्मूला मैं बता चुका हूँ, R बराबर रो एल बटे एल। इसी फार्मूला पर एक बार आप एक रख के निकाल लीजिएगा, सबका एक वैल्यू रख लीजिएगा और एक बार सबका 2 वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिएगा, तो उस वैसे आंसर 10 ओम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो कथन एक है कि परिणा मित्र का प्रयोग, परिणा मित्र आप लोग पहला बार शायद नाम ही सुन रहे होंगे, लेकिन ये नाम नहीं सुने होंगे, आप बार बार सुन रहे होंगे। परिणा मित्र को ट्रांसफार्मर बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टता का उच्चतम और अपचयन के लिए किया जाता है। तो ये तो सही बात है, वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने में ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है, तो ये तो सही है। उसके बाद क्या है कि ट्रांसफार्मर ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग निर्दिष्ट धारा डीसी परिपथ में होता है, तो ये नहीं होता है, ये डीसी में नहीं होता है, ये ट्रांसफार्मर का प्रयोग एसी में होता है। ठीक है, तो ये इसका ए सही है किंतु आर गलती है। एक मिनट, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ए सही परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। तो अभी मैंने बताया कि एसी वोल्टेज का उपचयन और अपचयन बढ़ाने घटाने के लिए एसी के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका डी सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो आप लोग को पहले ये बता दें कि डीसी होता है दिष्ट धारा, जैसे यहाँ पर दिष्ट धारा है तो इसको डीसी बोलेंगे, और प्रत्यावर्ती धारा को एसी बोला जाता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो अब अभी मैंने पढ़ा कि ये सिर्फ और सिर्फ एसी में यूज होता है, डीसी में यूज नहीं होता है। तो एसी विभव को ऊंचाई यानी कि कोई भी वोल्टेज को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर है कि मोबाइल चार्जर होता है तो एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। अपचाई ट्रांसफार्मर को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन। स्टेप डाउन चार्जर क्या होता है, स्टेप डाउन वो होता है, इसमें एक ट्रांसफार्मर टाइप से यूज होता है, जैसे कि कोई भी चार्जर इसमें ट्रांसफार्मर होता है। इसमें आउटपुट हम ज़्यादा भी दे सकते हैं, आउटपुट हम अगर ज़्यादा 220 वोल्ट भी दे देते हैं, लेकिन इनपुट हम 220 वोल्ट यहाँ पे दे देंगे। अच्छा, नीचे से बताता हूँ कि ये मान लेते हैं कि कोई भी ट्रांसफार्मर है, इधर इनपुट हम लोग 220 वोल्ट दे देंगे, लेकिन इसका आउटपुट बहुत कम आएगा, आउटपुट इसका बहुत लो आएगा, जितना ज़रूरत है उतना ही आएगा। तो ये मोबाइल में यूज होता है, स्टेप डाउन इसको बोला जाएगा। इस टाइप का जो भी रहेगा ट्रांसफार्मर उसको स्टेप डाउन बोला जाएगा। एक होता है स्टेप अप, इसमें इनपुट बहुत कम दिया जाएगा, इनपुट जो है इनपुट कम दिया जाएगा, लेकिन आउटपुट जो इसमें से आएगा वो बहुत ज़्यादा वोल्ट का होगा, तो उसको स्टेप अप बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ युक्तियां एवं संबंधित ऊर्जा रूपांतरण नीचे दिए गए हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, इसको कौन कौन सही सुमेलित है वो बताना है। तो एक नंबर है कि इलेक्ट्रिकल जनरेटर यांत्रिक से विद्युत में उपयोग होता है, तो ये तो सही बात है। जो हम लोग जनरेटर जो हम लोग देखते हैं वो यांत्रिक से विद्युत में यूज होता है, ये तो ऑप्शन ए नंबर सही है। 2 नंबर है कि इलेक्ट्रिक मोटर
विद्युत से यांत्रिक में यूज होता है। तो ये आप लोगों को कल मैं पढ़ा चुका हूँ कि विद्युत मोटर कैसे काम करता है। उसमें हम लोग लाइन देंगे तो मोटर से क्या होता है, कोई भी चीज़ चलने लगता है, कोई भी आटा पीसने वाली मशीन, उसमें हम लोग पहले बिजली देते हैं, उसके बाद वो चलना स्टार्ट होता है, उसके बाद वो यांत्रिक में बदलता है। तो ये तो सही हुआ। 3 नंबर है क्वेश्चन कि डीजल इंजन प्रकाश से विद्युत में, तो ये तो गलत बात है, क्योंकि डीजल क्या तो रसायन में हो जाएगा, ये रासायनिक से विद्युत में हो सकता है, तो ये तो गलती है क्वेश्चन, ये 3rd नंबर। 4 नंबर है कि सोलर सेल रसायन से यांत्रिक में, तो ये भी गलत है। तो वैसे देख के ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर है कि प्रत्यावर्ती धारा को क्या बोलेंगे, एसी। इसका एसी का फुल फॉर्म क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट होता है। तो एसी किसके लिए उपयुक्त नहीं है, तो ए है स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने में। तो जो भी हम लोग बैटरी नॉर्मल जो हम लोग बैटरी घर में चार्ज होता है या कोई भी, तो वो डायरेक्ट हम लोग बिजली से नहीं चार्ज कर पाते हैं, उसके बीच में एक रेक्टिफायर लगा रहता है जो एसी यानी कि जो हम लोग का बिजली है एसी को डीसी में बदलता है, तब जाकर हम लोग का बैटरी चार्ज होता है। तो डायरेक्ट एसी से हम लोग तो ये बैटरी चार्ज नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये कथन गलती हो जाएगा। और पूछा यही है कि उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर की प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की मतलब युक्ति को क्या कहते हैं। ठीक है, इसका प्रत्यावर्ती धारा को एसी बोलते हैं और दिष्ट धारा को डीसी बोलते हैं। तो एसी को डीसी में चेंज करने की युक्ति को रेक्टिफायर, अभी पिछला क्वेश्चन में ही ये जिक्र हुआ है। ठीक है, तो रेक्टिफायर पता चल गया कि रेक्टिफायर क्या होता है, ये एसी को डीसी में चेंज करता है। उसके बाद इन्वर्टर जो हम लोग का घर में यूज होता है वो क्या होता है, तो ये एक विद्युत सर्किट होता है और ये डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। इसका जस्ट उल्टा है, रेक्टिफायर का उल्टा क्या है, तो ये डीसी को एसी में बदलता है। इन्वर्टर क्या होता है, तो डीसी को एसी में बदलता है, रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है। ट्रांसफार्मर अभी पढ़ा चुका हूँ मैं कि ये हाई वोल्टेज को कम में कर देगा और कम वोल्टेज को ज़्यादा में कर देगा, तो ट्रांसफार्मर का ये काम हो गया। ट्रांसमीटर क्या होता है, ठीक है, तो ट्रांसमीटर वो होता है जैसे कि आप लोग देखे होंगे रेडियो यूज जो भी करता है जिसको मतलब एंटीना का ज़रूरत पड़ता है, तो एंटीना का सहायता से कोई भी विद्युत चुंबकीय संकेत को ये मतलब कैच कर लेता है, ये बताता है कि यहाँ पर इसका रेंज मिल रहा है, ये रेडियो का रेंज मिल रहा है, तो ट्रांसमीटर से उसका यही मापा जाएगा, मतलब विद्युत चुंबकीय संकेत को हम लोग मापते हैं। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को, इसका मतलब एसी को डीसी में परिवर्तित किया जाता है, सेम वही क्वेश्चन है, तो इसका डी आंसर होगा। 67 नंबर अभिकथन ए है भारत में विद्युत वितरण कंपनी विद्युत खपत की गणना किलोवाट घंटे में करती है, ये सही है कि गलत है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ कि ये सही बात है कि किलोवाट घंटा में ही होता है। किलोवाट घंटा को यूनिट कहा जाता है, बहुत बारी वाट में ही होता है जो छोटा यूनिट होता है। ठीक है, ये तो सही है। कारण ये है कि भारत की विद्युत प्रणाली 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है, तो ये सही लग रहा है क्या, ये गलत है, क्योंकि ये 60 हर्ट्ज पे नहीं, ये 50 हर्ट्ज पर काम करती है और इसमें बहुत से बहुत कम 0.5 कम हो सकता है और 0.5 ज़्यादा हो सकता है या 0.5 कम हो सकता है, यानी कि 50.5 या 49.5 के लगभग में यह आवृत्ति होना चाहिए। ठीक है, तो ये कथन कारण जो है गलती है, तो इस हिसाब से इसका सी आंसर हो जाएगा 67 का। नेक्स्ट है 68 नंबर है कि निम्न में से कौन विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करता है। तो ये तो आम हम लोग के घर में जो यूज होता है वो सब इक्विपमेंट है, जैसे कि इसमें सबसे कम पंखा यूज करेगा, खपत करेगा। उसके बाद टीवी जो हम लोग चलाते हैं वो उससे ज़्यादा थोड़ा यूज करेगा। विद्युत प्रेस ये भी उससे ज़्यादा करेगा। इलेक्ट्रॉनिक केटली ये सब ज़्यादा यूज करेगा। तो वैसे ही इसको बढ़ते क्रम में यानी कि सबसे पहले कम, उससे ज़्यादा ऐसे करके कि कौन सा इक्विपमेंट ज़्यादा बिजली खपत करेगा ऐसे सजाना है। इसका ऑप्शन सी होगा। 69 नंबर है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है। तो आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे कि अब पृथ्वी जो है 3 लेयर में होता है, 3 लेयर में होता है। फर्स्ट लेयर को हम लोग बोलते हैं क्रस्ट, CRUST।
दूसरे लेयर को मेंटल बोलते हैं और तीसरे को हम लोग बोलते हैं कोर। इसी कोर के कारण ही विद्युत चुंबकीय मतलब क्षेत्र है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मतलब जनरेट होता है। ठीक है, तो इसी कोर की वजह से। अब देखते हैं ऑप्शन कि भूक्रोट के अंदर के चक्रण धाराएं, ये जो घूमता है इसी के कारण होता है क्या? तो ये एकदम सही बात है कि क्रोड़ के चक्रण के कारण ही विद्युत मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का ऐसे बाहर की तरफ जनरेट होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। तो आज यहाँ पर विद्युत धारा चैप्टर हम लोग का ख़त्म हुआ। कल से नेक्स्ट चैप्टर फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे। देखता हूँ कि कौन इंपॉर्टेंट है। वैसे ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसका अगर कंसेप्ट अगर नहीं समझते तो क्वेश्चन गलती होता ही, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो शायद ही पूछता है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देता हूँ, फिर कल देखता हूँ नेक्स्ट चैप्टर कोई फिजिक्स के लिए। ओके, थैंक यू।